नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शुरू कर रहे हैं हम और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किया। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अप्लाई होने की मेन कंडीशन थी कि जहां पर सक्सेस और फेलियर के इक्वल चांस हो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है, और जहां पर सक्सेस के चांसेस बहुत ही कम हो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होने का आप एक लाइन याद रखिएगा कि जहां पर कॉन्टिन्यूस फिनोमिना चले, लगातार चले, उन सारे फिनोमिना पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। मेनली यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स, जैसे हाइट है कॉन्टिन्यूस चलती है, वेट है कॉन्टिन्यूस चलता है, इंटेलिजेंस है वो कॉन्टिन्यूस चलती है, या अब अभी पेड़ है बढ़ रहा है उसके पत्ते टहनियां ये कॉन्टिन्यूस चलते हैं। तो ऐसी जगह पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। डी मॉवरे की कंसेप्ट है डी मॉवरे ने 1733 में किया। तो आपने बायनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल इन तीनों का याद रखना है। बायनोमियल सक्सेस फेलियर के चांस इक्वल होने चाहिए, और पॉइजन है, पॉइजन में सक्सेस के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स है उन पर अप्लाई होता है। आप इसका फॉर्मूला आप डाल दीजिएगा प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, 1/2 पाई का रूट और स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में -1/2 जेड स्क्वायर, फिर जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार बाय, ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उसमें, वहां पर आपकी जेड की वैल्यू आएगी, उसमें हम देखेंगे। यहाँ पर आप जेड स्क्वायर लिख सकते हैं या फॉर्मूले में ऊपर -1/2 ये पूरा फॉर्मूला आप डाल सकते हैं इसमें, ये बात आप लिख सकते हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फॉर्मूला लिख के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसका ग्राफ बना दीजिएगा। नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व का ग्राफ ये होता है, आपने बेस लाइन को टच नहीं कराना है और ये बनाना है। ये इसका पीक पॉइंट होता है, पीक पॉइंट है यहाँ पर, मीन आप लिखिएगा, ये मीन होता है इसका। तो कभी भी आप इसको बेस लाइन को टच मत करवाना, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ इसकी फीचर्स लिखिए, करेक्टरिस्टिक्स। इसकी करेक्टरिस्टिक्स जब आप लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिए, करेक्टरिस्टिक्स आपके कम से कम इसकी 15, 16, 17 करेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, आपने कोई भी 10 या 11 करेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है इसको। मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे लिखना है आपने। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक, सबसे पहली विशेषता इसकी, इट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल। अब आप सिमेट्रिकल को समझिए, सिमेट्रिकल और बेल शेप्ड। सिमेट्रिकल टर्म को समझिए आप, सिमेट्रिकल होता क्या, देखिए दो चीजें होती है, सिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल होता है। स्क्यूनेस का चैप्टर आपने किया था, स्क्यूनेस क्या थी कि जो चीज सिमेट्रिकल होती है उसमें स्क्यूनेस नहीं होती, और जो एसिमेट्रिकल होती है उसमें स्क्यूनेस होती है, पॉजिटिव स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड। ऐसा कोई कर्व जिसके दोनों साइड इक्वल हो वो सिमेट्रिकल माना जाएगा। ऐसा कोई भी कर्व होगा जहाँ दोनों साइड इक्वल हो, या बेल शेप, जैसे आप इसको आपकी बुक में बना के नहीं दे रखा है, आपने इसको बना के दिखा देना है। ऐसा कर्व आप लेंगे और इसके दोनों साइड इक्वल आप रखेंगे, ये सिमेट्रिकल पोर्शन रहता है। इसके दोनों साइड इक्वल है, ये भी और ये सिमेट्रिकल, और इसको देखने से लगता है कि एक घंटी की आकार का होता है, बेल शेप होता है। पहली फीचर इट इज सिमेट्रिकल एंड बेल शेप। दूसरी फीचर इट इज यूनिमॉडल। यूनिमॉडल दो चीजें होती है, यूनिमॉडल को समझने के लिए आप इस चीज को समझिए। एक होता है यूनिमॉडल, एक होता है बाय मॉडल। मॉडल या मोड से रिलेट करते हैं इसको, मोड से रिलेट। इसका एक मोड होता है वो यूनिमॉडल। एक मोड का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो जिसकी हाइट हाइट एक बार सबसे ज्यादा बार आए, जो सबसे ज्यादा पीक एक बार आती है यूनिमॉडल, और उसकी पीक 2, 3 बार 4 बार आती है, वो बाय मॉडल आगे कन्वर्ट होता जाता है। आप ऐसे इसको बता सकते हैं कर्व बना के। आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें ये फीचर्स में कर्व दे रखी हो ना दे रखी हो, आपने बनाने हैं हर एक करेक्टरिस्टिक्स में एक बनाना है आप। ये होता है एक, और एक कर्व होता है ये। इसका मोड है वो एक है, ये मीन, ये यूनी मॉडल कहलाता है। और इसमें देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये बाय मॉडल कंसेप्ट आती है। तो आप ये दोनों चीजें बना के दिखाइएगा, यूनी मॉडल एंड बाय मॉडल, तो क्लियर हो पाता है विच वन इज यूनी मॉडल, विच वन इज बाय मॉडल। दो फीचर हो जाती है।
तीसरी फीचर इक्विलिटी ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। इक्विलिटी ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, जहां पर इसका पीक पॉइंट होता है, जहां पर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीक पॉइंट कहिए, या आप सीधा यूं कह सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड इक्वल होते हैं ऑलवेज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड इक्वल होंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड इक्वल होते हैं। और ये बात आप ध्यान ही रखिएगा हमेशा कि जहां पर भी किसी भी सम को निकालें आप, उसमें मीन, मीडियन और मोड इक्वल आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये इक्वल नहीं आता है, मीन ज्यादा है, मीडियन ज्यादा है, मोड ज्यादा है, तो या तो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा या नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा, सिमेट्रिकल की कंडीशन नहीं लगेगी। फिर आपके पास ये या तो ये बनता है या ये बनता है, दोनों में से कोई बनता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व नहीं बनेगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलवेज मीन, मीडियन, मोड है वो इक्वल होता है। एसिम्प्टोटिक टू बेस लाइन, या ये एसिम्प्टोटिक नाम याद ना रहे, आप सीधा लिख दीजिएगा नॉट टच टू बेस लाइन। बेस लाइन को कभी ये टच नहीं करता है। इन्फिनिटी तक चला जाएगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा। जब आप इसको बनाएंगे, मैंने शुरू में कहा था कि बेस लाइन को टच मत करवाना, तो ये बेस लाइन को टच नहीं करता है, ठीक रहता है, मीन रहता है। इधर चला जाएगा ये माइनस, इधर ये साइड माइनस की होती है और ये साइड प्लस की होती है। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा लेकिन बेस लाइन को कभी टच नहीं करता है। ये इसकी फोर्थ फीचर आपने डालनी है। फिफ्थ फीचर टोटल एरिया। टोटल एरिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल एरिया है वो 1 के बराबर होता है। आप जब इसके अंदर का जो टोटल एरिया लेता है वो एरिया 1 के इक्वल होता है। इस बात को आपने याद रखिए। रेंज सिक्स फीचर, इसकी रेंज बतानी है आपने। अभी हमने जो कर्व बनाया आप उसको दोबारा बना के दिखा सकते हैं। आप हर एक फीचर में बना के दिखा सकते हैं बार बार इसको, क्योंकि आप हर एक फीचर में अलग प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। इसमें जो रेंज होती है इसकी वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। आप इसकी एक प्रॉपर्टी ये डालिए। सेवंथ प्रॉपर्टी इक्वी डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स आपने पढ़े थे, 3 हम निकालते हैं क्वार्टाइल्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्वार्टाइल्स Q1 और Q3 ये मीडियन से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। मीडियन से इक्वल डिस्टेंस पर, और जाहिर सी बात है होते भी है, क्योंकि Q3 माइनस M always equal to M minus Q1. It is 75%, it is 50%, 50% and 25%। तो ये इक्वल होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। आपने ये प्रॉपर्टीज की। एट इज क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, ये दो फीचर्स, दो करेक्टरिस्टिक्स ऐसी आएंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। बहुत बार ये नेट के एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम में पूछी जाती है। क्वार्टाइल डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्वार्टाइल डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 होता है। याद रखिएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 होता है। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15, then quartile deviation is 2/3 into 15, 10। तो आप इसको कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 होता है। ये आप एग्जांपल्स, आप ये चीजें नोट करते रहिएगा क्योंकि आपके बुक्स में ये चीजें दे नहीं रखी होंगी। अगली फीचर इसकी रखेंगे आप, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ये भी आप याद रखिएगा इस फीचर को भी। मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 होता है इन नॉर्मल, ऑलवेज नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में।
स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 होता है मीन डेविएशन। इसको भी आप कैलकुलेट करके दिखा दीजिएगा। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15 then mean deviation is 4/5 into 15 12। आप इस तरह से कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं इस प्रॉपर्टी में। इन प्रॉपर्टीज के बाद में एक प्रॉपर्टी आप इसकी ये डालिएगा, जो भी है 9th 10th जो भी मेन पैरामीटर। आपने पीछे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उनके पैरामीटर्स भी डाले हैं, और यहाँ मेन पैरामीटर्स कौन से होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसको कैलकुलेट करने के लिए दो मेन पैरामीटर रहेंगे यहाँ पर, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मेन पैरामीटर रहेंगे। इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी नॉन फ्रॉम दीज टू पैरामीटर्स। इन दोनों पैरामीटर्स का यूज करके पूरे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से आप इस प्रॉपर्टी को करिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है, और आपके आपके थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए काफी अच्छी है ये एरिया प्रॉपर्टी। एरिया प्रॉपर्टी हमने अभी पीछे के फीचर में किया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें टोटल एरिया है वो 1 के इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। अब 1 के बराबर तो होता है, लेकिन उस एक नॉर्मल कर्व में अलग अलग रेंज होती है, अलग अलग एरियाज निकालने होते हैं। तो हमने कहा दो मेन पैरामीटर, एक तो अपने पास मेन पैरामीटर है मीन, एक अपने पास पैरामीटर है स्टैंडर्ड डेविएशन। आप मीन में -1 स्टैंडर्ड डेविएशन करिए और मीन में +1 स्टैंडर्ड डेविएशन करिए। अभी मैं करो बना के बताता हूँ कैसे आएगा ये। माइनस और प्लस ये स्टैंडर्ड डेविएशन करिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बार +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर एक्स बार में +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन करें तो अपने पास ये कर्व है वो 0.6826 एरिया है उसको कवर करता है। इट मींस आप लिख सकते हैं इट कवर्स 68.26% ऑफ द टोटल एरिया। अगर आप यही एक्स बार में, पहली बात ये, दूसरी बात एक्स बार में +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन करें तो ये है वो टोटल एरिया का 0.9545 ये एरिया कवर करेगा। या आप इसको लिख सकते हैं इट कवर्स 95.45% एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। तीसरा एक्स बार में +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन करें, इट कवर्स 0.9973, या लिख सकते हैं आप इट कवर्स 99.73%। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मैक्सिमम लिया जाता है। अब हमने कहा कि टोटल एरिया तो 1 होता है, लेकिन एरिया देखिए कितना है, सिर्फ 0.9973, यानी 0.0027 ये एरिया बच जाता है। वो कहाँ जाता है मैं कर्व बना के आपको दिखाता हूँ। ये वैल्यूज आपने याद करनी है। एक्स बार में +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन करें, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करें, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन करें तो अपने पास कितना आता है। इस कर्व से देखिएगा आप कि वो जो टोटल एरिया है आप उसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं। नॉर्मल कर्व आप बना दीजिएगा, और ये इसका मिड पॉइंट है, पीक का पॉइंट है। इस पीक के पॉइंट को लिखिएगा, ये मीन आपके पास आता है। इधर माइनस की वैल्यूज रहती है इस साइड, इधर प्लस की वैल्यूज रहती है, इन्फिनिटी तक जाता है। अब ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका देखिए आप, जहाँ ये इन्फ्लेक्शन आती है, जहाँ ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आते हैं, यहाँ देखिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये है, जहाँ ये मोड आता है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये आ रहा है, इसके बाद ये स्ट्रेट हो जाता है। इस साइड भी देखिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपके पास ये आता है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये आता है, फिर स्ट्रेट हो जाता है। तो जहाँ ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आते हैं ना, वहीं से एरिया कवर होता है, वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन है, वहीं वेरियस वेरिएंस यानी जो चेंजेस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजरमेंट करता है, चेंजेस को मेजरमेंट करता है। जहाँ से ये चेंजेस आने शुरू होते हैं वहां स्टैंडर्ड डेविएशन की का साइन लगा दीजिएगा आप। जैसे ये यहाँ है तो इसको आप नीचे लाइए, ये प्लस का 1 स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, ये
माइनस का 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है। और ये बात आप क्लियर याद रखें, दोनों साइड जो ये वेरिएशंस आती है, इन्फ्लेक्शंस आती है, वो इक्वली आती है, एक ही पॉइंट पर आती है हमेशा। ये एक्स बार में प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन करें, यानी ये एरिया टोटल ये एरिया ये कवर करता है 0.6826। ऐसे ही आप इसको ले, आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये माइनस का है, ये प्लस का है, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको जो कवर कर रहा है वो 0.9545 वैल्यू को कवर करता है। और ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तो कवर करता है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 0.9973 वैल्यू को कवर करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, -3 + 3 तक जाता है मैक्सिमम। अब ये 0.9973 हुआ, 1 नहीं हुआ, जबकि हमने कहा था कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1। तो बाकी जो बचा है 0.0027 पर ये एरिया ये चला जाता है इस ब्लैंक पार्ट में। ये देखिए ये भी तो जा रहा है ना आगे, अभी कर्व खत्म कहाँ हुआ है, ये चल रहा है, ये जो ब्लैंक पार्ट चल रहा है इसमें ये एरिया चला जाता है, इसके लिए ये एरिया बाकी रहता है, कवर होता है जो 3 स्टैंडर्ड प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जो कवर होता है वो एरिया आपके पास 0.9973 है। टोटल एरिया आपके पास है वो 1 ही रहेगा। ये जो बाकी बचा 0.0027% एरिया, ये 27 एरिया है, ये इस खाली पार्ट में चला जाता है, ब्लैंक पार्ट में चला जाता है। तो ये आप 10-11 प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, इनको आप बड़े सीक्वेंस से बड़े अच्छे तरीके से लिखिएगा। आपकी बुक में सिर्फ लाइंस लिखी हुई है, मैंने हर एक में आपको एक ग्राफ बना के दिखाया, तो आप हर एक प्रॉपर्टी में एक डायग्राम बना के बताइएगा, उस प्रॉपर्टी को प्रूव करिएगा हर एक प्रॉपर्टी। इसके बाद आप इसकी इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, और इंपॉर्टेंस तो बहुत जगह है, जितनी जगह आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने अब शुरू किया, लेकिन आपने पहले काफी डिस्ट्रीब्यूशन किए, काफी टर्म्स किए, उन सारी टर्म्स में नॉर्मल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नाम आया, जहां भी इसका नाम है सब जगह इसकी इंपॉर्टेंस है। एक तो हमने शुरू में कहा कि ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स पर अप्लाई होता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये हो जाती है, ये नेचुरल फिनोमिना है, वहां इसका यूज किया जाता है। नेचुरल फिनोमिना, ऑल नेचुरल फिनोमिना causes the characteristics of normal distribution such as मैंने कहा पेड़ है, बढ़ते हैं, उसके पत्ते हैं वो नॉर्मल चलते हैं, और जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ये सारी की सारी चीजें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स है, और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स है वहां पर ये अप्लाई होता है नॉर्मल फिनोमिना में। दूसरा आप इसका बता सकते हैं, सैम्पलिंग थ्योरी हमने की थी, और सैम्पलिंग थ्योरी है, सैम्पलिंग थ्योरी में नॉर्मल कर्व उसका यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है सैम्पलिंग थ्योरी में इसकी। एक सैंपल है वो लेके हम उसको यूनिवर्स पर जब अप्लाई करते हैं, और वो यूनिवर्सली सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, इस चीज को देखना होता है, नॉर्मल कर्व का हम यूज करते होते हैं। एक और टर्म आती है SQC, ये आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन SQC बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहते हैं, स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। जब भी किसी सैंपल को लेते हैं, किसी प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं, और उसके सैंपल लिए जाते हैं प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए, मान लो मिल्क है या अनाज है, उसकी टेस्टिंग की जाती है, सैंपल लिए जाते हैं, सैंपल लेके उनको चेक किया जाता है, उस टाइम जब चेक करें तो SQC की टर्म अप्लाई की जाती है। ऐसे उसका अपर रेंज लोअर रेंज की होती है, अगर वो सैंपल्स हम कैलकुलेशन करेंगे, वो सैंपल से बाहर चले जाते हैं तो सैंपल फेल हो जाता है, इसके अंदर रहते हैं तो सैंपल पास होता है, ऐसा कुछ इसमें रहता है। यहाँ पर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसका यूज किया जाता है। लार्ज सैंपल टेस्टिंग में इसका यूज किया जाता है, ये भी हम कर चुके हैं, लार्ज सैंपल टेस्टिंग में वहां इसका यूज किया जाएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका यूज किया गया था, आपको अगर याद है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज किया गया था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लाइन ग्राफ बनाए थे, और जो लाइन ग्राफ बनाए थे वहां पर भी इसका यूज ये किया गया था, जैसे ये लाइन ग्राफ हमने वहां बनाए ऐसे वाले, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर कर्व बनाए तो नॉर्मल कर्व बनता है, और जब हमने ये कब बनता है, जब P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1/2, तो ये आपके पास नॉर्मल कर्व बनता है। फिर हमने कहा P इज नॉट इक्वल टू Q, तो फिर लाइन ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से बने थे। अगर आप इस पर कर्व बनाएंगे तो ये कुछ इस शेप का बनेगा, मतलब ये स्क्यूड हो जाएगा, और अगर ये हो सकता है इस तरफ भी स्क्यूड हो जाए,
नॉर्मल नहीं बनेगा, नॉर्मल बनेगा सब पीजी। ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें यूज किया गया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी आपने यूज किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी आई थी, एम की वैल्यू है उसके साथ साथ इसका चेंज होता जाता है। ये हमने किया था नॉर्मल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला। जैसे जैसे एम की वैल्यू चेंज की थी ये आपके पास आया, धीरे धीरे फ्लैट होता जाता है और नॉर्मल कर्व की शेप। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो काफी सारी इसकी इंपॉर्टेंस रहती है इसमें, और जहाँ इसकी इंपॉर्टेंस रहती है वो आपने लिखनी है। तो मैं आपको फिर बता दूं एक बार, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने करना है उसका मीनिंग आप करिएगा। उसके बाद आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा, कोई भी 10-11 करेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं, और इंपॉर्टेंस आप उसकी डाल दीजिएगा, तो आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। जो भी आपके पास रहता है वो अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन।